ये कहानी है तीन भाइयों की जो जिंदगी की भागदौड़, आपस के झगड़ों और इमोशनल डिस्टेंस के बीच एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए हैं। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब ये तीनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलते हैं, जहां वो एक बार फिर अपने रिश्ते को समझने और जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खूबसूरत और दिल को छू जाने वाले सफ़र की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है जोधपुर रेलवे स्टेशन से, जहां एक ओल्ड एज आदमी तेजी से भागकर दार्जिलिंग लिमिटेड नाम की ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल से एक यंग लड़का और भी ज़्यादा तेज़ी से भागता है और ट्रेन में चढ़ जाता है, जबकि उस ओल्ड मैन की ट्रेन छूट जाती है। ये छोटा सा सीन इस मूवी में काफ़ी गहरा सिग्निफिकेंस रखता है, जो आपको कहानी में आगे समझ में आएगा। जो लड़का ट्रेन में चढ़ गया था, उसका नाम होता है पीटर विटमैन, और अब वो कोचेस पार करता हुआ अपने कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। पीटर को आखिरकार उसका कोच मिल जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है अपने दो भाइयों से, जैक विटमैन और फ्रांसिस विटमैन से। जैक पीटर का छोटा भाई है और फ्रांसिस पीटर का बड़ा भाई है। इन तीनों भाइयों का लगभग एक साल के बाद ये रियूनियन काफ़ी ऑकवर्ड होता है। ये लोग एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं करते हैं। फ्रांसिस के सर पर पट्टियां बंधी होती हैं, क्योंकि हाल ही में उसका एक मेजर बाइक एक्सीडेंट हुआ था। पीटर अपने डिप्रेशन की पिल ले रहा होता है और जैक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के गम में डूबा होता है। इनकी इंडिया की ये ट्रिप फ्रांसिस ने ही प्लान करी होती है, और वो इन दोनों को एक डिटेल्ड इटिनरी दिखाता है जो उसके असिस्टेंट ब्रेंडन ने बनाई होती है। इस लिस्ट में पूरे ट्रिप का स्केड्यूल लिखा होता है कि किस दिन क्या करना है और किन किन मंदिरों और दूसरे धार्मिक जगहों पर जाना है, जिससे ये तीनों भाई अपने दर्द को हील कर सकें। बीच एक ट्रेन अटेंडेंट रीटा इनके केबिन में आती है, जो इन तीनों भाइयों को स्वीट लाइन सर्व करती है, और जैसे ही उसकी नज़र जैक पर पड़ती है, वो उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। वो तीनों के माथों पर तिलक लगाती है और जाने से पहले जैक को देखकर मुस्कुराती है। जैक भी ये स्माइल देखकर समझ जाता है कि रीता उसमें इंटरेस्टेड है। रीता के जाने के बाद फ्रांसिस अपने भाइयों से पूछता है, क्या तुम दोनों को माँ के बारे में कुछ पता चला? जिस पर दोनों भाई कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। दरअसल फ्रांसिस ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि साल भर पहले इनके पिता के मरने के बाद से इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई थी, और इन्हें अपनी माँ के बारे में तब से अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बाद हम फ्रांसिस को ट्रेन में ही दूसरी जगह पर उसके असिस्टेंट ब्रेंडन से बात करते हुए देखते हैं, और वो उससे पूछता है कि तुम्हें आगे कुछ मालूम चला है? फ्रांसिस किसके बारे में पता लगवाने की कोशिश कर रहा है, यह आपको आगे कहानी में मालूम चलेगा। इसके बाद इन तीनों भाइयों की जर्नी ट्रेन में ही कंटिन्यू होती है, और जब काफ़ी देर बाद ये लोग डाइनिंग कार में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर फ्रांसिस और पीटर के बीच में नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि इनके बीच का रिलेशनशिप हमेशा से थोड़ा टेंस रहा है। फ्रांसिस अक्सर पीटर को अंडर एस्टिमेट करता आया है। यहाँ फ्रांसिस पीटर के चश्मे पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि ये डैड का चश्मा था ना, तुम इसे अकेले कैसे रख सकते हो बिना हमसे पूछे? डैड की चीज़ें हम तीनों की थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं। लेकिन इस झगड़े में जैक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। वो शांत सा अपना फूड एंजॉय करता है और अपनी राइटिंग पर फोकस बनाए रखता है, क्योंकि वो एक राइटर है और बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अपनी राइटिंग पर काम करता रहता है। अब थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता है, तो पीटर जैक से एक पर्सनल बात शेयर करता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है और वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान है। लेकिन वो साथ ही ये भी कहता है कि ये बात फ्रांसिस को मत बताना। इसी दौरान जैक रीता को दूर से देख लेता है, और वो अभी भी उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। अब अगला सीन तीनों भाइयों के केबिन का दिखाते हैं, जहां ब्रेंडन कल का स्केड्यूल चुपके से इनके केबिन में डालकर जा रहा होता है। लेकिन तभी जैक और पीटर उसे देख लेते हैं, और अब फ्रांसिस को ना चाहते हुए भी इनको ब्रेंडन से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। इसके बाद रात का वक्त होता है। जैक खिड़की के पास स्मोक करते हुए रीता को दूसरी साइड पर देख लेता है, और रीता अभी भी उसे देख रही होती है, तो जैक भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी सर्विस बेल बजाकर रीता को बुलाता है और उससे सबके लिए जूस लाने को कहता है, और ये कहकर वो भी केबिन से बाहर चला जाता है। अब जैसे ही रीता जूस लेकर केबिन में जा रही होती है, तो जैक उसे दूर से इशारा करके अपने पास बुला लेता है। इसके बाद इनके बीच बातचीत होती है और जैक रीता को लेकर बाथरूम में चला जाता है, जहां ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जैक जब केबिन में वापस आता है, तो उसके दोनों भाई समझ जाते हैं कि कुछ तो चल रहा है। रीता अभी तक जूस लेकर नहीं आई थी, और जैक भी अचानक गायब हो गया था, और यही चीज़ उन्हें जैक के ऊपर शक करवाती है। लेकिन यहाँ फ्रांसिस एक बार फिर से पीटर पर कमेंट करता है, और इस बार बात होती है उनके डैड की कार की चाबी को लेकर। फ्रांसिस कहता है कि तुम डैड की कार की चाबी अकेले कैसे रख सकते हो?
इस पर हम तीनों का बराबर का हक है। और फ्रांसिस के ऐसा बोलते ही उसकी और पीटर के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। अब जैक इन दोनों की कांस्टेंट किचकिच से परेशान हो जाता है और जब वो और पीटर अकेले होते हैं तब वो पीटर को बताता है कि मेरे पास अपना इटली का रिटर्न टिकट है, मैं इस ट्रिप को बीच में ही छोड़ने वाला हूँ, बस ये बात तुम फ्रांसिस को मत बताना। लेकिन पीटर ज़्यादा देर तक ये बात छुपा नहीं पाता और जब जैक कुछ देर के लिए अपने केबिन से बाहर गायब होता है तो पीटर फ्रांसिस को जैक की ट्रिप छोड़ने वाली बात बता देता है। ये सुनकर फ्रांसिस तुरंत जैक का बैग खोलकर उसमें से उसका पासपोर्ट निकाल लेता है और पीटर से भी उसका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेता है ताकि ये दोनों ही इस ट्रिप को बीच में छोड़कर ना जा सकें। अब इसी टाइम पर इनकी नज़र जैक पर पड़ती है। वो एक टेलीफोन बूथ में बैठा होता है जहां वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की आंसरिंग मशीन सुन रहा होता है। पीटर फ्रांसिस को बताता है कि जैक के पास अब भी उसके एक्स गर्लफ्रेंड की आंसरिंग मशीन का कोड है और वो अपने ब्रेकअप से उभर नहीं पाया है। इसके बाद जैक जब केबिन में वापस आता है तो अब फ्रांसिस फाइनली अपने दोनों भाइयों से इमोशनली ओपन होता है और कहता है कि मैंने ये पूरा ट्रिप सोच समझकर प्लान किया था। मेरा गोल सिर्फ इतना था कि हम तीनों फिर से एक फैमिली की तरह कनेक्ट कर सकें, क्योंकि 1 साल से भी ऊपर हो गया था और हमारे बीच एक फ़ोन कॉल तक नहीं हुआ था। इसके बाद फ्रांसिस और पीटर दोनों ही जैक को समझाते हैं कि जब वो लड़की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और ये कहने के बाद ही वो एक परफ्यूम की बोतल तोड़ देते हैं जो जैक को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। अब अगले दिन जब इनकी ट्रेन काफ़ी देर के लिए रुकती है तो ये तीनों भाई ऑटो लेकर एक फेमस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर में अंदर जाने से पहले ये लोग थोड़ा शॉपिंग भी करते हैं। इसी दौरान एक लोकल दुकानदार से एक जहरीला सांप खरीद लेते हैं जो आगे चलकर इनके लिए मुसीबत बनने वाला है। मंदिर के अंदर दर्शन करते वक्त फ्रांसिस पीटर को अपनी बेल्ट पहने हुए देख लेता है, जिस पर वो पीटर से कहता है कि तुमको इसको यूज़ करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। जिस पर पीटर ऑफेंड हो जाता है और उसे बेल्ट उतार कर दे देता है। और इसी टाइम पर जैक को अचानक रियलाइज़ होता है कि किसी ने उसकी जेब काट ली है और उसके पास उसका पासपोर्ट नहीं है, तो वो वहीं पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर पीटर वहाँ से चला जाता है और फ्रांसिस जैक से कहता है कि तुम्हारा पासपोर्ट चोरी नहीं हुआ है, उसे मैंने अपने पास रख लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ट्रिप छोड़कर बीच में जाओ। ये सुनकर जैक पीटर को देखता है और अब गुस्से में आकर वो पीटर का बाप बनने वाला सीक्रेट भी फ्रांसिस को बता देता है। ये बात जब ये तीनों मंदिर से बाहर निकलते हैं तो फ्रांसिस बाहर मोची से अपने जूते पॉलिश करवाने लगता है, लेकिन वो लड़का फ्रांसिस का सिंगल जूता लेकर भाग जाता है। फ्रांसिस ये सोचकर हैरान था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर जब उसे मालूम चलता है कि वो जैक के दोनों जूते भी साथ में ले गया है क्योंकि वो इम्पोर्टेड और महंगे शूज़ थे, तब फ्रांसिस को जूते चोरी होने पर मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि आजकल हमारे दिन ही ठीक नहीं चल रहे हैं। मेरा चेहरा बाइक एक्सीडेंट में टूट गया, जैक हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है और पीटर बाप बनने जा रहा है। फ्रांसिस के मुंह से अपना सीक्रेट सुनकर पीटर जैक को घूर कर देखता है और तभी फ्रांसिस पीटर और जैक से पूछता है कि हमारे बीच अभी तक वो कनेक्शन क्यों नहीं बन पाया है और हम लोग एक दूसरे से चीज़ें क्यों छुपा रहे हैं। जिस पर पीटर कहता है कि शायद हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। पीटर यहाँ अपनी बात भी रखता है। वो कहता है कि मैं अपनी शादी को लेकर अनश्योर था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरा तलाक हो जाएगा। अब जब मैं बाप बनने वाला हूँ तब बहुत सी चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आ रही हैं। फ्रांसिस यहाँ इन तीनों को मोरपंख के बारे में बताता है जो कि इस जर्नी का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो कहता है कि जब भी हम किसी नई जगह पर जाएंगे और विश मांगेंगे तो एक मोरपंख को उड़ा देंगे, तो हमारी वो मेमोरी वहीं पर रहेगी। और वापस ट्रेन में आने पर फ्रांसिस ब्रेंडन से मोरपंख लेकर अपने दोनों भाइयों को दे देता है और आगे से ऐसा करने के लिए कहता है। इसके बाद फ्रांसिस ब्रेंडन को साइड में ले जाकर उस शख्स के बारे में पूछता है, जिस पर ब्रेंडन कहता है कि मैंने उन्हें आप तीनों के आने की खबर कर दी है और यहाँ से हमें कहीं ना कहीं हिंट मिलती है कि फ्रांसिस यहाँ शायद अपनी माँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। फ्रांसिस अब खुश होकर पीटर को बेल्ट वापस कर देता है और कहता है कि ये बेल्ट $6000 की है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बेबी के लिए गिफ्ट है। अब अगली सुबह रीता इन तीनों को चाय सर्व करने आती है, लेकिन तभी पीटर बोलने लगता है कि सांप के बॉक्स में होल था जिससे सांप निकलकर भाग गया है। और अब इसके कुछ सेकंड्स बाद ही ये तीनों केबिन से बाहर निकलकर हल्ला करने लगते हैं और ट्रेन में पैनिक मच जाता है। इनको चिल्लाता देख ट्रेन का अटेंडेंट सुपरवाइजर तुरंत कुछ ही सेकंड्स में आकर उस सांप को पकड़ लेता है, लेकिन वो इनकी इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि ये लोग एक जहरीला सांप ट्रेन के अंदर ले आए थे जो किसी की भी जान ले सकता था। सुपरवाइजर गुस्से में इन तीनों से अगले स्टेशन पर उतरने के लिए कहता है और तब फ्रांसिस उसे साइड में ले जाकर घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुपरवाइजर ईमानदार था और फ्रांसिस के दिए हुए पैसों को फाड़ देता है
और जाते जाते इनको वार्निंग देता है कि अगली बार कुछ भी लोचा होगा तो इन सबको ट्रेन से उतार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन एक नए स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकती है। यहाँ ये तीनों भाई एक गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं। इसकी अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि रात में ट्रेन ने एक गलत मोड़ ले लिया था, जिसकी वजह से वो किसी अननोन और अनलोकेटेड जगह पर पहुंचकर खड़ी हो गई है। ट्रेन के स्टाफ को भी नहीं पता होता कि ये लोग कहाँ पहुंच गए हैं। जब ये तीनों कंफ्यूजन में होते हैं कि अब क्या करें, तब फ्रांसिस इन्हें सारी बात बता देता है। वो कहता है, मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव के थ्रू माँ का पता लगा लिया है। फिलहाल वो हिमालय के एक आश्रम में नन बनकर रहती हैं और हम लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि फ्रांसिस ब्रेंडन को पीटर और जैक से क्यों दूर रखना चाहता था, क्योंकि ब्रेंडन ही वो इंसान था जो उनकी पूरी ट्रिप और माँ से मिलने की प्लानिंग कर रहा था। पीटर और जैक फ्रांसिस की इस बात से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्रांसिस उन पर अपनी मर्जी थोप रहा है। जैक फ्रांसिस को याद दिलाता है कि माँ डैड की फ्यूनरल में तक नहीं आई थी और तुम हमें बिना बताए उनसे मिलवाने ले जा रहे हो। लेकिन फ्रांसिस अपनी बात को सही मानता है और कहता है कि माँ से मिलना ज़रूरी है। और अब थोड़ी देर बाद जब ट्रेन इस अननोन लोकेशन से जाने लगती है तो ये तीनों ट्रेन के अंदर वापस आ जाते हैं। यहाँ फ्रांसिस और पीटर के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। जैक बीच से खिसक जाता है और रीता के पास चला जाता है ताकि वो कुछ रिलीव्ड फील कर सके। लेकिन यहाँ रीता जैक से इमोशनली डिस्टेंस बनाती है और कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और ये हमें मूवी के बीच में भी दिखाया गया था कि वो जैक से मिलने के बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, और ये कोई और नहीं बल्कि इस ट्रेन का अटेंडेंट सुपरवाइजर होता है। जैक रीता के इस कोल्ड बिहेवियर से हर्ट होता है और क्वाइटली अपने केबिन में वापस चला जाता है, जहाँ फ्रांसिस और पीटर का झगड़ा अभी भी कंटिन्यू होता है। फ्रांसिस पीटर से अपनी दी हुई बेल्ट वापस मांग लेता है और कहता है, ये बेल्ट काफ़ी महंगी है, मैं बच्चे के लिए कुछ और प्लान करके गिफ्ट कर दूंगा। जिस पर पीटर उसे कुछ भी देने के लिए मना कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जब पीटर शेव कर रहा होता है तो फ्रांसिस उसके रेजर को देखकर बोलता है, ये डैड का रेजर था राइट, तुमने ये भी अपने पास रख लिया। डैड की हर चीज़ पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, डैड की यादें हम तीनों की हैं। और फ्रांसिस जब भी इस तरह की बातें पीटर को बोलता है तो लास्ट में ये भी कहता है कि जैक भी ऐसा ही मानता है। लेकिन जैक यहाँ पर फ्रांसिस को साफ साफ समझा देता है कि वो उसे बीच में ना घसीटे। अब पीटर फ्रांसिस के दिए हुए तानों से परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने डैड की काफ़ी चीज़ें अपने पास रखी हैं क्योंकि वो उनका फेवरेट बेटा था, और ये बात उसको डैड ने मरने से पहले खुद बोली थी। यहाँ हम ये देखते हैं कि पीटर अपने डैड से वाकई बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इवन वो जो सनग्लासेस पहनता है वो उसके डैड के पावर लगे सनग्लासेस थे। इसे पहनने पर उसके सर में दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें पहनता है क्योंकि वो अपने डैड से प्यार करता था। लेकिन फ्रांसिस यहाँ पर अपना मुंह बंद नहीं करता है और लगातार पीटर को कुछ ना कुछ सुनाई जा रहा होता है। तो पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो फ्रांसिस की बेल्ट उठाकर उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे फ्रांसिस के मुंह पर चोट आ जाती है। और इसके बाद ही ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और इनकी फाइट को रोकने के लिए मंदिर के बाहर से खरीदा हुआ चिली स्प्रे फ्रांसिस और पीटर के चेहरे पर मार देता है और चिल्लाकर कहता है कि मुझे अपने बेफजूल के झगड़ों में मत घसीटो। और ये कहकर जैक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते वो डाइन कार के दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे दरवाजे का शीशा टूट जाता है। और इनकी ये पूरी किचकिच उसी सुपरवाइजर ने देख ली होती है जिसने पिछली बार इन्हें वार्निंग दी थी। और थोड़ी ही देर में इन तीनों को ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। ब्रेंडन भी इन तीनों के साथ ट्रेन से नीचे उतर जाता है और पीटर और फ्रांसिस से पूछता है कि तुम दोनों की आंखें इतनी लाल क्यों हैं। और तब फ्रांसिस उससे चिढ़कर पूछता है कि तुम्हारा सर इतना गंजा क्यों है, ये जानते हुए कि ब्रेंडन को एलोपेशिया है, जिस बीमारी के चलते उसका पूरा सर गंजा हो गया है। फ्रांसिस की ये बात ब्रेंडन को बहुत बुरी लग जाती है। वो फ्रांसिस को उसकी माँ की तरफ से आए लेटर देता है और उसकी जॉब छोड़कर दोबारा ट्रेन में चढ़ जाता है। जाते जाते ये तीनों उस सुपरवाइजर से अपना सांप वापस मांगते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो सांप अब मर चुका है। रीता जैक को देखकर रोती है और उसे फाइनल गुड बाय बोलती है, और इसके बाद ये ट्रेन वहाँ से जाने लगती है। तीनों भाई गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चलती ट्रेन पर पत्थर और ईंटें मारते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी क्या हो जाएगा। इसके बाद एक जगह रुककर फ्रांसिस ब्रेंडन का दिया हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि वो फिलहाल चर्च के किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही है और इन लोगों को मिलने के लिए कुछ महीनों बाद आना पड़ेगा। ये पढ़कर इन तीनों भाइयों का मूड अपसेट होता है क्योंकि इनकी माँ इनसे मिलना नहीं चाहती है और ये लोग वापस अमेरिका जाने की बात करते हैं। अब ये लोग रात काटने के लिए एक जगह रुककर वहीं आग जला लेते हैं और यहाँ पीटर फ्रांसिस से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। फ्रांसिस उसे माफ़ कर देता है और एक मोरपंख निकाल कर देता है और कहता है,
शायद ये हमारे सफ़र का अंत है और हमें विश मांगकर मोरपंख को उड़ा देना चाहिए। अब अगली सुबह ये तीनों एक गांव से गुजरकर मेन रोड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और तभी इनकी नज़र 3 बच्चों पर पड़ती है जो एक लकड़ी के राफ्ट से रस्सी के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनकी राफ्ट पलट जाती है और तीनों बच्चे पानी में डूबने लगते हैं। बिना सोचे समझे फ्रांसिस, जैक और पीटर इनको बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। फ्रांसिस और जैक 2 बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पीटर बचा रहा होता है वो पानी के तेज बहाव में डूब जाता है। पीटर के सर पर भी काफी चोट लगती है जहाँ से खून निकल रहा था। ये तीनों भाई अब उन बच्चों को लेकर उनके गांव पहुंचते हैं। उस बच्चे का पिता अपने बच्चे को मरा देखकर पहले शौक में होता है और इन पर ही शक करता है, लेकिन साथ आए बच्चे जब उसे पूरी बात बताते हैं कि इन लोगों ने उनकी जान बचाई है तो फिर गांव वाले इन्हें अतिथि सम्मान के साथ बिठाते हैं। लेकिन मृत बच्चे के घर में मातम का माहौल होता है। बच्चे का पिता उसकी लाश को नहलाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करता है, बिना किसी मेलोड्रामा के, बस एक दर्द भरी शांति के साथ, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसका बेटा मर चुका है। दूसरी तरफ जैक, फ्रांसिस और पीटर जिस घर में रुकते हैं वहाँ एक न्यूबॉर्न बेबी भी होता है। पीटर उस नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर खिलाता है और उस मोमेंट में 2 कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस उसके दिल को छू जाते हैं। पहला, उसके होने वाले खुद के बच्चे का एक हल्का सा प्रीव्यू, और दूसरा उस पिता का दर्द जिसका बच्चा उसके सामने चला गया है। थोड़ी देर बाद ये तीनों गांव से बस में बैठकर निकलने लगते हैं, पर तभी वो 2 बच्चे जिनको फ्रांसिस और जैक ने बचाया था बस में चढ़कर इन्हें बताते हैं कि मृत बच्चे के पिता चाहते हैं कि आप लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल हों। ये बात सुन के फ्रांसिस, जैक और पीटर बस से उतर जाते हैं और साधारण कपड़ों में एक ऑटो में बैठकर अंतिम संस्कार की जगह पर जा रहे होते हैं। इन तीनों को एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। मोमेंट होता है 1 साल पहले का, जब इनके पिता की मौत हुई थी और ये तीनों भाई पीटर की वाइफ एलिस के साथ एक कार में बैठकर अपने डैड के फ्यूनरल के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग कहानी में वापस आते हैं। तब ये उस बच्चे के अंतिम संस्कार में गांव वालों के साथ शामिल होते हैं तो इनके सामने एक छोटा बच्चा, जिसे कुछ घंटों पहले ही इन्होंने नदी में डूबते देखा था, उसकी आखिरी विदाई हो रही होती है। उस बच्चे का पिता शब्दों से परे अपने दर्द को निगल रहा होता है और बेसहारा होकर इधर उधर गिर पड़ता है। यहीं इन तीनों को भी एहसास होता है, जिंदगी किसी के प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। कब क्या चला जाए, कब क्या टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वही जगह है जहाँ ये तीनों पहली बार अपनी इमोशनल ब्लॉकेज को ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपने पिता को 1 साल पहले खोया था। उनकी माँ 1 साल पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। इवन वो उनके डैड के फ्यूनरल में तक नहीं आई थी। ये तीनों आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड थे और आज एक बच्चा इनकी आंखों के सामने चला गया है। संस्कार के बाद गांव वाले और उस बच्चे का पिता इन्हें हाथ जोड़कर गांव से विदाई देते हैं, रिस्पेक्टफुल और साइलेंट गुड बाय। और फिर ये तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहां इनकी फ़्लाइट आने में अभी भी काफ़ी वक्त बचा होता है। सबसे पहले फ्रांसिस ब्रेंडन को कॉल करता है। वो उससे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ जॉब पे वापस आ जाओ। जैक फाइनली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का वॉइसमेल चेक करता है, जिसे वो पूरी ट्रिप के दौरान अवॉइड कर रहा था। पीटर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ एलिस से फ़ोन पर बात करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका बेटा होने वाला है। ये एक सटल इमोशनल बीट है जहाँ पीटर, जो अब तक फादरहुड से इमोशनली डिस्कनेक्टेड था, अब इमोशनली इन्वेस्टेड फील करता है। फिर अपने भाइयों को वो छोटी सी बच्चों की जैकेट दिखाता है जो उसने मंदिर के बाहर से अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीदी थी। फ्रांसिस उसे वही बेल्ट दोबारा गिफ्ट करता है जिसे लेकर इनका झगड़ा हुआ था, पर इस बार पीटर उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। फ्लाइट आने में अभी भी वक्त होता है तो ये के बाद ये लोग एयरपोर्ट पर ही बने मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और फाइनली जब ये लोग अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने ही वाले होते हैं और तब ये सोच रहे होते हैं कि इन्हें माँ से मिले बगैर वापस जाना चाहिए या नहीं, और इतने में ही पीटर सारी टिकट्स लेकर फाड़ देता है। ये एक बोल्ड एक्शन था जिसमें सिर्फ इम्पल्सिवनेस नहीं, क्लैरिटी और कमिटमेंट भी है। और फिर ये तीनों माँ से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये तीनों 4 दिन का सफ़र तय करके अपनी माँ तक पहुँच जाते हैं। शाम के वक्त जब ये लोग सब मिलकर बैठते हैं तो फ्रांसिस एक इमोशनल रिविलेशन करता है। वो कहता है कि उसके एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसने खुद अपने आप को हर्ट किया था। ये बात सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि फ्रांसिस इतनी डेस्परेटली एक स्पिरिचुअल ट्रिप पर क्यों आना चाहता था। बैठकर ये तीनों भाई काफ़ी बातें करते हैं और अपनी माँ से डायरेक्टली पूछते हैं, आप पापा के फ्यूनरल में क्यों नहीं आई थी। उनकी माँ का जवाब थोड़ा मिस्टीरियस होता है। वो कहती है, ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। कभी कभी नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। मुझे अपनी ज़िंदगी भगवान के करीब दूसरों की मदद करते हुए बितानी थी, और इतना कहकर वो उन्हें कोई भी क्लियर जवाब नहीं देती है। पर कहीं ना कहीं ये तीनों समझ जाते हैं कि उनकी माँ अब उनके पास वापस नहीं आने वाली है। रात को माँ इनसे कहती है, कल सुबह मैं तुम लोगों से मिलूंगी, तुम्हारे पसंद का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पर जब अगले दिन ये लोग उठते हैं तो ब्रेकफास्ट टेबल पर तो होता है, लेकिन उनकी माँ वहाँ से जा चुकी होती है। इसी मोमेंट पे इन्हें समझ आ जाता है कि उनकी माँ उन्हें दोबारा अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देना चाहती हैं। के लिए अपना प्यार दिखाकर साइलेंटली अलविदा कहकर जा चुकी थी। ब्रेकफास्ट के वक्त फ्रांसिस अपना मोरपंख निकालता है और कहता है, यही हमारी जर्नी का एंड है। तीनों भाई उस मोरपंख को कुछ पत्थरों के नीचे दबा देते हैं, जैसे अपने सारे गिल्ट, इमोशनल बर्डन और पास्ट वोन्स को वहीं पर दफना कर आगे बढ़ने का फैसला कर रहे हों। ये उनके लिए एक स्पिरिचुअल क्लोजर होता है और अब वो घर जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन क्लाइमैक्स में एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है। ये तीनों स्टेशन पर लेट पहुंचते हैं, और जब ये लोग बंगाल लैंसर नाम की ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए भागते भागते अपने सारे सूटकेसेस छोड़ देते हैं, सिर्फ इस वजह से ही ये ट्रेन कैच कर पाते हैं। इनके पीछे कुली इनके सूटकेसेस लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सब पीछे छूट जाते हैं, और अगर ये भी सूटकेसेस के साथ दौड़ते रहते तो शायद ट्रेन में ना चढ़ पाते। ये सूटकेसेस इनके पिता के दिए हुए थे। उन्हें छोड़ देने का मतलब था अपने पास से इमोशनली फ्री हो जाना। ये मोमेंट इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में जो ओल्ड मैन ट्रेन नहीं पकड़ पाया था, वो भी अपने हैवी सूटकेसेस की वजह से ही रुक गया था, और अगर वो भी अपने सूटकेसेस छोड़ देता तो ट्रेन पकड़ लेता। और यही दर्शाता है कि जब तक हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे तो हम अपने नए सफ़र में एंटर नहीं कर पाएंगे। ट्रेन के अंदर फ्रांसिस अपने दोनों भाइयों को उनके पासपोर्ट्स वापस करने रखता है, लेकिन पीटर और जैक उससे कहते हैं कि इसे तुम ही रख लो। अब इनके बीच एक नया रिश्ता बन चुका होता है जिसमें ट्रस्ट है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और तभी कैमरा धीरे से ऊपर जाता है। ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक फ़ोटो फ्रेम नज़र आता है। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उस लेजेंडरी फिल्म मेकर की होती है जिन्होंने अपने सिनेमा से भारत को दुनिया के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, और इनका नाम है सत्यजीत रे। और वेस एंडरसन ने इनसे ही इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई थी। छोटा सा फोटो फ्रेम वेस एंडरसन का सत्यजीत रे के लिए एक साइलेंट ट्रिब्यूट होता है। और इसी बीच हमें उस ट्रेन अटेंडेंट सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जिसके पास अभी भी वो जहरीला सांप था, और उसने इन तीनों से झूठ बोला था क्योंकि वो इस जहरीले सांप को इन तीनों बेवकूफ़ों के पास नहीं छोड़ना चाहता था। और अब कैमरा शिफ्ट होता है इन तीनों भाइयों के ऊपर जो अब तक एक ब्रदरहुड में बंध चुके होते हैं और साथ में सुट्टा मारने के लिए केबिन से बाहर जाते हैं। और इसी के साथ फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की। द दार्जिलिंग लिमिटेड सिर्फ एक ट्रेन जर्नी की कहानी नहीं है बल्कि एक इमोशनल अवेकनिंग है। ये हमें ये समझाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल करने के बजाय उसके फ्लो के साथ बहते रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी अपना बैगेज छोड़ देना ही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल क्लींस साबित होता है, क्योंकि शायद वो बैगेज कहीं ना कहीं कंट्रोल और ईगो होता है, और उसे छोड़कर हम फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए अपने टूटे रिश्तों को दोबारा जोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलूंगा आपसे एक धांसू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।